हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लिपिड्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको लिपिड्स के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में बताया। मैंने आपको फैटी एसिड्स के बारे में बताया, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको बताया कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, या फिर हम लोग कहें कि दे आर द लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक। तो फैटी एसिड्स क्या है? बेसिकली दे आर लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, अगर उनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम उनको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमको फैटी एसिड के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स और आपको बताना है, जैसे कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो सेल्स में कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन फैटी एसिड्स आर नॉट फाउंड, नॉट फाउंड free form in the cell, in the cells में नॉर्मल कंडीशन में कभी भी फैटी एसिड्स जो होती हैं वो फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती है। अगर फ्री फॉर्म में फैटी एसिड्स वहां पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब कुछ एबनॉर्मल कंडीशन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट है जो कि सेल्स के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये फैटी एसिड्स पाई कैसे जाती हैं सेल्स में? फैटी एसिड्स हमेशा या तो ग्लिसरॉल के साथ में एस्टेरिफाइड होती हैं या फिर स्फिंगोसिन के साथ में एस्टेरिफाइड होती हैं, ठीक है। तो ये एस्टेरिफाइड फॉर्म में नॉर्मली पाई जाती हैं, ठीक है। मैं आगे चल के जब स्टोर्ड लिपिड और मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में बात करूंगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया फैटी एसिड्स डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो फैटी एसिड्स एनिमल्स में भी पाई जाती है और प्लांट्स में भी पाई जाती है, ठीक है। कुछ फैटी एसिड्स ऐसी होती हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एनिमल ओरिजिन की होती हैं, ठीक है। और कुछ फैटी एसिड्स ऐसी होती हैं जो एक्सक्लूसिवली प्लांट ओरिजिन की होती हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी फैटी एसिड्स जो एनिमल्स में प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ऑल द फैटी एसिड्स, ऑल द फैटी एसिड्स फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम एनिमल्स आर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है, एक्सेप्ट फिश ऑयल, फिश ऑयल, ठीक है। फिश ऑयल, एक फिश ऑयल में जो फैटी एसिड्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और बाकी की जितनी भी फैटी एसिड्स पाई जाती हैं एनिमल्स में सारी की सारी क्या होती हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं। सिर्फ फिश ऑयल में जो फैटी एसिड पाई जाती है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्लांट की। हमने कहा कि कुछ फैटी एसिड्स ऐसी होती हैं जो प्लांट ओरिजिन की होती है, ठीक है। तो ऐसी सारी फैटी एसिड्स दो जो प्लांट में पाई जाती हैं, ऑल द फैटी एसिड्स, all the fatty acids from plants, plants are unsaturated, are unsaturated, unsaturated fatty acids होती हैं, ठीक है। और unsaturated फैटी होती हैं एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कौन? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में कुछ फैटी एसिड्स ऐसी होती हैं जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं, इसीलिए जैसे ही टेम्परेचर कम होता है कोकोनट ऑयल क्या होता है? वो सॉलिड हो जाता है, वैक्सी सॉलिड हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में कोकोनट ऑयल क्या रहता है? वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड वो क्या हो जाता है? वो वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीजें और याद रखनी होंगी, जैसे कि जो हमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किस कंडीशन में पाई जाती हैं, ठीक है। जो हमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, कौन? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वैक्सी सॉलिड्स होती हैं,
वैक्सी सॉलिड होती हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक, दूसरा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पे कैसी होती हैं, दे आर द लिक्विड फॉर्म, दे आर द मोर फ्लूइड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। और इसके पीछे की केमिस्ट्री में आपको मेम्ब्रेन बायोलॉजी में बता चुका हूं। ठीक है, अगर किसी फैटी एसिड के पास में ज्यादा डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, अगर किसी फैटी एसिड के पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सपोज दैट ये दो फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, इनके पास हाइड्रोकार्बन की चेन है, फैटी एसिड है, फैटी एसिड है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, ठीक है, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो हाइड्रोफोबिक चेन है, ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफोबिक नेचर की है, ठीक, हाइड्रोफोबिक नेचर की है। तो इन दोनों चेन्स के बीच में क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, जिसके थ्रू ये आसानी के साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगी और एक सॉलिड फेज फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, अगर कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसके पास में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होने की वजह से वहां पे किंग प्रोड्यूस होगी और वो किंग क्या करेगी, दोनों फैटी एसिड्स को आपस में इंटरेक्ट नहीं करने देगी। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन इससे दूर चला गया, ठीक है, दूर जाने की वजह से ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वहां पे एक लिक्विड फेज का फॉर्मेशन हुआ, लिक्विड फेज बनता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है, जो हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, क्योंकि वो आसानी के साथ में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो वहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड वो क्या होती हैं, वो आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये तो कुछ बेसिक सी बात रही फैटी एसिड्स के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जब लिपिड का फंक्शन मैं आपको जब पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे बताया था जो लिपिड्स होती हैं वो एनर्जी स्टोरेज फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं सेल्स में, मतलब वो एक मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह भी काम करती हैं, एनर्जी सोर्स की तरह भी काम करती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें बायोमोलिक्यूल्स की जो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें दो नाम सबसे पहले आते हैं। एक तो लिपिड्स का आता है, ठीक है, लिपिड जो होती है, फैट जो होता है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, और दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज, जो कि प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है, प्राइमरी सोर्स होता है। ठीक, तो अब लिपिड ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ये डिपेंड करता है कि किसके पास सबसे ज्यादा अमाउंट में C और H प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन की सबसे लंबी चेन होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो ग्लूकोज का, अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का, तो वहां पे बहुत सारे OH बॉन्ड, OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है वहां पे, CH तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होने की वजह से वहां पे वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया लिपिड्स के पास क्या है, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, और फैटी एसिड्स क्या है, लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन। यहाँ पे जो लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन बनी किस चीज से, ये CH2, ढेर सारे CH2 हैं, और ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ये रिड्यूस्ड है, और रिड्यूस्ड होने की वजह से यहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत कम है, और वाटर कंटेंट कम होने की वजह से जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में कंपेयर करना हो तो कि कौन ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो डेफिनेटली लिपिड्स जब टूटेंगे तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फैटी एसिड्स के नॉमेनक्लेचर का। फैटी एसिड्स का नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर की जब हम लोग बात करेंगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जब नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो ये बहुत ही इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड में हमको डबल बॉन्ड की टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं,
तो हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बतानी है वहां पे, जस्ट नॉमेनक्लेचर करना है। तो किस तरीके से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं और किस तरीके से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो फैटी एसिड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक है। जब कभी भी हम फैटी एसिड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो हमको 3 पॉइंट्स वहां पे देखने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन कि उस फैटी एसिड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कितने कार्बन की वो फैटी एसिड है, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, वहां पे कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन हो गया, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गया, और तीसरा जो क्राइटेरिया होता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड। ये दो जो क्राइटेरिया हैं, एक तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कि कितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, और दूसरा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ये केवल फॉलो होते हैं कहाँ पे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के केस में, क्योंकि डबल बॉन्ड सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ही पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में सिर्फ एक क्राइटेरिया फॉलो होगा, दैट इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की कितने वहां पे कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल लिखे हैं, इनका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जैसे कि लॉरिक एसिड में 12 कार्बन होते हैं, ठीक है। लॉरिक एसिड के पास कितने कितने कार्बन है, 12 कार्बन है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, 12:0। जीरो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब अगर हमको इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे 10 से कितने ज्यादा कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो 10+2, 10+2 मतलब 2 कार्बन एटम 10 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी जब हमें नॉमेनक्लेचर करना होगा तो हम इसको लिखेंगे डो डेकानोइक एसिड, डो डेकानोइक, दो मतलब 2 ज्यादा है, किसे डेका मतलब हो गया 10, ठीक है, और डो मतलब हो गया 2, 10 से 2 ज्यादा, डो डेकानोइक एसिड। उसी तरह से माइरेस्टिक एसिड में कितने 10 से ज्यादा हैं, 10+4 = 14, मतलब डेकानोइक एसिड तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा डेकानोइक एसिड, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे हेक्सा हो जाएगा क्योंकि 10 से 6 ज्यादा है, 16 कार्बन का है तो 10 से 6 ज्यादा है, तो डेकानोइक एसिड सेम रहेगा, 6 के लिए हम क्या लगा देंगे हेक्सा, हेक्सा डेकानोइक एसिड, ठीक। इसी तरह से हम सबका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। यहाँ पे 10 से 8 ज्यादा है तो ऑक्टा डेकानोइक एसिड, ठीक है। तो जो हमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो इजीली हो जाता है, बस हमको ये देखना होता है कि 10 से कितने ज्यादा कार्बन एटम वहां पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। 12 में 2 प्रेजेंट है तो 2 डेकानोइक एसिड हो गया, टेट्रा डेकानोइक एसिड हो गया, हेक्सा डेकानोइक एसिड हो गया, और ऑक्टा डेकानोइक एसिड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नॉमेनक्लेचर इजीली कर लेते हैं। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नॉमेनक्लेचर की जब हम लोग बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्योंकि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें IUPAC सिस्टम की, IUPAC सिस्टम में जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड होती है उसको डिनोट किया जाता है डेल्टा N से, ठीक है, डेल्टा N से डिनोट किया जाता है, जहां पे N का मतलब होता है लोअर कार्बन नंबर ऑफ ईच डबल बॉन्डेड पेयर्स, ठीक है। जो लोएस्ट नंबर होता है डबल बॉन्डेड पेयर का उसको N से डिनोट किया जाता है। मतलब सपोज दैट कहीं पे किसी फैटी एसिड के पास में लिखा है डेल्टा 11, इसका मतलब ये हुआ कि जो डबल बॉन्ड बना हुआ है वो कार्बन नंबर 11 और कार्बन नंबर 12 के बीच में बना हुआ है, मतलब ये N क्या हो गया, ये 11 हो गया। अगर डेल्टा 11 है मतलब जो डबल बॉन्ड बना है वो कार्बन नंबर 11 और 12 के बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो कल एग्जांपल बताए थे लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल बताया था
कि किस तरह से हमारा जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसको डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, जैसे कि पाल्मिटोलेइक एसिड हो गया, हमारा ओलिक एसिड हो गया, लिनोलेइक एसिड हो गया, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड हो गया और एराकिडोनिक एसिड हो गया। इन सब के पास में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे पाल्मिटोलेइक एसिड जो होता है हमारा वो 16 कार्बन का होता है, ठीक है, 16 कार्बन का होता है। तो इसका नॉमेनक्लेचर, इसके पास एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उस एक डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में, किसके बीच में है, कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच में होती है, ठीक है। तो जब उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा 9, ठीक है, हेक्सा। हेक्सा इसलिए क्योंकि 16 कार्बन का है तो 10 से 6 ज्यादा है, इसलिए हेक्सा डेकेनोइक एसिड, ठीक है। सिमिलरली हम बाकी की जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका भी नॉमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले उनकी पोजीशन आप डबल बॉन्ड लेकर, फिर वहां पे कितना, वो 10 से ज्यादा है, जैसे कि ये 18 कार्बन की है तो ऑक्टा डेकेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंस ये आता है कि मान लीजिए यहाँ पे तो एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। जैसे कुछ फैटी एसिड्स ऐसी भी चीजें होती हैं जहाँ पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जैसे कि लिनोलेइक एसिड में 2 डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक पोजीशन 9 और 10 के बीच में और एक 12 और 13 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे 9 एंड 12 लिखा हुआ है। 9 का मतलब हो गया कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कहाँ पे, कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच में। एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कहाँ पे, कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 13 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड के नंबर को भी दिखाना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर में। तो उसको कैसे दिखाएंगे कि जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होंगे, ऑक्टा, डेका और उसके बाद डाई, डाई मतलब 2 डबल बॉन्ड, डायोनिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो ट्राई आ जाएगा बीच में। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी हमें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टेट्रा दिखाना पड़ेगा हमें, ठीक। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली बात वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। ये डेल्टा 9, ठीक है, किसमें डेल्टा 9, 9th पोजीशन में पे किस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इस 9 का मतलब क्या है ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ सकता है ओलिक एसिड में किन किन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से लिनोलेइक एसिड में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो किन किन कार्बन नंबर्स के बीच में प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है 9-10 के बीच में, एक 12-13 के बीच में, एक 15-16 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि कहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, ठीक है, और कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में, ठीक है। बाकी ये नॉमेनक्लेचर आपसे पूछ सकता है, वैसे ये पूछा नहीं गया है आज तक बट पूछ सकता है, अगर आप याद कर सकते हैं ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये कहीं भी आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग लिपिड्स में। ये तो हमारा इतनी बात हमको आपको फैटी एसिड्स के बारे में बतानी थी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लिपिड में आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ लिपिड के बारे में बात करते हैं। तो जब हम लोग लिपिड्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था लिपिड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लिपिड्स की स्टडी करते हैं, उनके टाइप्स की स्टडी करते हैं तो 2 मेजर टाइप्स के लिपिड्स की स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। लिपिड्स के टाइप्स की अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू उनके फंक्शन, ठीक है, तो 2 मेजर टाइप्स के लिपिड्स हम लोग स्टडी करते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं स्टोरेज लिपिड्स, स्टोरेज लिपिड्स, ठीक। स्टोरेज लिपिड्स का मतलब ये हुआ कि ये ऐसी लिपिड्स होती हैं जो कि सेल्स में एनर्जी फ्यूल के फॉर्म में स्टोर्ड रहती हैं, ठीक है। एनिमल्स में अगर हम लोग बात करें तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कैसे बनता है, कैसे स्टोर रहता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो स्टोरेज लिपिड्स होती हैं दे आर नॉर्मली न्यूट्रल लिपिड्स, न्यूट्रल लिपिड्स, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो स्टोरेज लिपिड्स किस नेचर की होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। कैसे होती हैं, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक। दूसरी होती है स्ट्रक्चरल लिपिड्स, स्ट्रक्चरल लिपिड्स, दे आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर लिपिड्स या इन्हीं को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स, ये मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं,
ठीक है। और इनका क्या नेचर होता है, मैंने आपको बताया था, दे आर बेसिकली एम्फीपैथिक इन नेचर, एम्फीपैथिक इन नेचर। ठीक, ये एम्फीपैथिक नेचर की होती है। मैं आपको बताऊंगा फास्फोलिपिड्स के बारे में बताऊंगा, स्फिंगोलिपिड्स के बारे में बताऊंगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको एक बार फिर से, मैंने आपको जो मेम्ब्रेन बायोलॉजी पढ़ाया था तो मैंने सारी तरह की जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं उसके बारे में बताया हुआ है, तो बहुत शॉर्ट में मैं इन चीजों के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको फैटी एसिड्स के बारे में बताया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी वहां पे बताई जो आपको याद रखने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग स्टोर्ड लिपिड और लिपिड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, लिपिड ड्राइव्ड कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से विटामिन जो कि लिपिड से डिराइव्ड होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन, इकोसोनोइड्स और टर्पीन्स, ये भी कुछ लिपिड से डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।